दोस्तों नमस्कार। मैं दिल्ली हूँ, दिल वालों की दिल्ली, शासक के उम्र जितनी लंबी उम्र वाली दिल्ली। एक तुगलकी फरमान ने तो शहरियों को शहर से अलग कर दिया था। अंग्रेज़ों के लंबे कार्यकाल में, लंबे राज में भी अगर हम देखें तो 1911 से लेकर 1947 के मध्य मेरी उम्र जो रही होगी वो एक तानाशाही शासक की जो एक उम्र होती है उसके बराबर ही रही होगी। पार्टीशन और उसके बाद के दशकों में मैंने एक बड़े पैमाने पर या कहें एक सुनामी देखी आवाजाही की। भारतीय संविधान की छाया में आज़ादी बाद आज मैं एक लंबी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का अनुभव कर रही हूँ और शायद इसी का परिणाम है कि मेरी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं वो अब सीमित हो रही हैं लगभग। और इसी के साथ साथ जो मेरे शहरी हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा, उनके बासिंदे वो अब दावा कर पा रहे हैं कि उनकी पैदाइश या आने वाले समय में इन ऐसे परिवारों की संख्या और बढ़ जाएगी जो दिल्ली के ही हैं, दिल्ली में ही जन्मे होंगे। तो दूसरी ओर कितना भी ये समय बीत जाए, देश की राजधानी भी तो है दिल्ली, देश के इंस्टीट्यूशंस का घर है दिल्ली। और मैं जब इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूँ तो बिल्डिंग्स की नहीं, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ उनमें चल रही प्रक्रियाओं की। उस प्रक्रियाओं का हिस्सा भारत का हर नागरिक है, यहाँ तक कि कभी कभी इसका इंटरेक्शन फॉरेन गवर्नमेंट्स और संस्थाएं और लोगों से होता है, उनके कल्चर से भी होता है। तो दिल्ली समय के साथ साथ एक बात तो तय है कि पूर्ण राज्य की भावनाएं उसमें और जगेंगी, उसकी अस्मिताएं और बढ़ेंगी। इस संबंध में, इस अकाउंटेबिलिटी के संबंध में जो उसकी ख्वाहिशें हैं वो बढ़ना अनिवार्य है, उसको कोई रोक सकता नहीं है। लेकिन दूसरी ओर जो उसका राजधानी के तौर पर गौरव है, जो पूरे देश को जोड़ती है अपने साथ और पूरा देश इसमें पार्टिसिपेट करता है, और एक देश की राजधानी होने के नाते जो यहाँ के अलग अलग लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनको रोज़गार चाहिए, जिनको कभी कोई रास्ता नहीं दिखता, तो वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली में ही आ बसते हैं। और इसीलिए कभी कभी डेवलपमेंट भी जो होता है वो समय से कहीं आगे और जाड़ में भी हो जाता है, और जियोग्राफिकल अनबैलेंसिंग भी हो जाती है। और यमुना भी कभी कभी उसका दायरा तो है, उसी के दायरे में हम चले जाते हैं। तो इसलिए आज दिल्ली एक बाण भी देख रही है। खैर, पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे फिर आते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया जजमेंट था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब की अगुवाई वाली संविधान बेंच ने जो दिया था, लैंड, पुलिस और सिक्योरिटी के कुछ मुद्दों को छोड़कर बाकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मुद्दे राज्य सरकार को दे दिए थे, जिसे मैं सीधा सीधा दिल्ली के रख रखाव और डेवलपमेंट आदि चीज़ों से समझता हूँ, रिलेट करता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो इसी सेंस में फ्यूचरिस्टिक भी था। और उसी जजमेंट में उन्होंने जो देश की राजधानी और लोगों को, देश के लोगों का प्रतिनिधित्व और जो पार्टिसिपेट करते हैं उसका जो बैलेंसिंग एट है, जो जिसको हम नकार नहीं सकते, और वो छोटा कितना भी आप उसको वक्त के साथ उसको समझें, लेकिन वो बहुत चमकदार है। तो उसके लिए एक बहुत ही छोटा सा विंडो भी अपने जजमेंट पे दे रखा था और चीज़ों को बैलेंसिंग करने की कोशिश की थी और बैलेंस कर भी किया था। आज हम भले ही असहमत हो जाएं, लेकिन आगे चल के ये बैलेंसिंग ही वास्तव में दिल्ली की पहचान होगी और इस पे ही दिल्ली को चलना है, क्योंकि दिल्ली की जो पोजीशनिंग है वो अन्य राज्यों से इस संदर्भ में इसीलिए अलग है। एक आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जो यहाँ का वोटर नहीं है, जो सीधा राज्य सरकार को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ के कल्चर को एनरिच करता है, यहाँ की दिनचर्या में भाग लेता है। और वो कोई ज़रूरी नहीं वो विदेश का भी नागरिक हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जिस डोमेन में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार दिया गया है दिल्ली सरकार को, उस डोमेन में भी केंद्र सरकार कभी भी जो
लेजिस्लेशन है अपना, उसमें कुछ ज़रूरी परिवर्तन कर सकती है समय की नीड्स के अनुसार। लेकिन ये दिल्ली कोई एक हमारा जो सीमावर्ती राज्य है और जहाँ कोई एडवर्स नेबर है वो ऐसा भी नहीं है। दिल्ली केंद्र में है, काफ़ी हद तक सेफ है। तो कहीं ना कहीं ये जो जिस बैलेंस की बात, जिस फ्यूचरिस्टिक जजमेंट की बात संविधान पीठ ने कही थी, तो इसको कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों ने मिसरीड कर लिया। और मिसरीड इस तरह से कि राज्य सरकार ने पूरी तत्परता में इसको फाइनल बैलेंस ही समझ लिया, और उधर जो बीजेपी सरकार सत्ता में है उसने छोटे से विंडो के मार्फत से ही जो इंटरवेंशन बहुत ही रेयर कंडीशंस में करना चाहिए था, भविष्य में देखते हुए और समय के साथ चलते हुए धीरे धीरे वो उसने एकाएक ही तत्काल रिएक्शन उसका कर दिया। तो ये जो बैलेंस होना चाहिए वो ही वास्तव में होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं। और इसके लिए जिम्मेदार शायद दोनों ही पार्टियां, जो उनका मौजूदा टसल है आम आदमी पार्टी और बीजेपी, वो दोनों ही जिम्मेदार मुझको दिखती हैं। और इन परिस्थितियों में मैं देखता हूँ कि जो हमारा ये इंडिपेंडेंट सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन है, जो इंडिपेंडेंट है, अगर इसकी पोस्टिंग में अगर मान लीजिए सरकार का कोई रोल होने की बात जैसा कि अभी सामने आई थी, अगर वो उस तरह का होने लगे तो इस तरह के फ्यूचरिस्टिक जजमेंट शायद ही हम देख पाएँ। यहाँ तक कि जो महाराष्ट्र का भी जो जजमेंट है उसके संदर्भ में शेड्यूल 10 के रेस्पेक्ट में, जहाँ पॉलिटिकल पार्टी और लेजिस्लेटिव पार्टी के बीच में क्लियर कट डिस्टिंक्शन की बात हुई, रोल ऑफ गवर्नर्स पे से कुछ टिप्पणियाँ हुई, स्पीकर के रोल पर चीज़ें उठी, बहुत जगह एडवर्स टिप्पणी और जजमेंट भी हुए। लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस को ध्यान में रखा, उन प्रोसेसेस को फिर से जीवित करने की कोशिश की जिस पे हम आप बिलीव करते हैं, जो डेमोक्रेसी की पहचान है। उसने एंड रिजल्ट पे वो नहीं गए और अपने सर्वशक्तिमान होते हुए भी वो जुडिशियल एक्टिविज़म में पूरी तरह नहीं गए, और जो गवर्नर रूल है या क्या बोलते हैं प्रेस इलेक्शंस, उस वहाँ तक वो नहीं जाते हुए दिखे। बहुत ही अच्छा बैलेंस उन्होंने किया, और इन प्रोसेसेस का हिस्सा बन के ही जो हम एंड रिजल्ट चाहते हैं वो देर सवेर हमको मिल जाएगा। अगर हम इसी स्थिति को हम दूसरे इंस्टीट्यूशंस को देखें, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, तो कहीं ना कहीं वो भी इंडिपेंडेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही भी आज वो कर रहे हैं, चाहे चुनाव आयोग का मुद्दा हो या अभी हालिया जो जजमेंट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के संदर्भ में आया हो, जो उनके चीफ के इंस्ट्रक्शन को जो माननीय पीठ ने अवैध घोषित कर दिया। यहाँ पर भी पीठ चाहती जो नेक्स्ट नियुक्ति है उसके होने तक पीठ चीज़ें अपने पूरे कंट्रोल में ले सकती थी, लेकिन वो उन्होंने इस बैलेंस को डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा, निर्णय को अवैध जरूर उन्होंने करार दिया। तो ये जो भी शासकीय चीज़ें हम देख रहे हैं मौजूदा दौर में सुप्रीम कोर्ट में, इसमें बहुत हद तक श्रेय मैं बिल्कुल देना चाहूँगा, लोग दे भी रहे हैं जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब को और उनके जो नेतृत्व को। अलग अलग बेंचें इंडिपेंडेंट होती है, वो अपना निर्णय लेती हैं, लेकिन मैं एक ओवरऑल जो एक विमर्श है जो मीडिया में चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, जो मैं स्वयं फील कर रहा हूँ। और शायद इसी का नतीजा है कि जो धारा 370 जैसा क्रिटिकल इशू है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट अब और से दूसरे जो मुद्दे हैं इस विषय में दरकिनार क्या कर बहुत हद तक उसको इग्नोर कहें या शब्द सही शब्द होगा कि नहीं, लेकिन जो मेन चीज़ है इसकी कंस्टिट्यूएंशियलिटी मतलब संवैधानिकता पर लगातार अब सुनवाई के लिए राजी है। अगर हम पहलवानों की ही बात करें तो अगर वो पहलवान बेचारे देश के किसी अन्य हिस्से में प्रदर्शन कर रहे होते, अगर देश की राजधानी में नहीं कर होते तो शायद ही वो अटेंशन पाते। और चीफ जस्टिस साहब ने ही उनके ही आदेश पर एफआईआर भी दर्ज हुई जब दिल्ली पुलिस कथित तौर पर प्रेशर में दिख रही थी या लेट लतीफ़ी सेंसिटिव मुद्दे पे कर रही थी। तो यहाँ पर भी ये फैसला देते हुए भी माननीय कोर्ट ने चीज़ों को अपने कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं लिया, उसकी तुरंत मॉनिटरिंग की बात को उसको नहीं माना। कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस है जो प्रोफेशनल बॉडी मानी जाती है उसको फिर से एक मौका भी दिया, लेकिन थोड़ा
हम चीज़ें देखते हैं आश्चर्यजनक भी हुई। 164 के अंदर फिर से बयान हो गया पास्को के तहत जो मामला था। खैर उसके बाद देर सवेर दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की इस केस में अन्य पहलवानों की कंप्लेनों पर, तो वो काफ़ी मजबूत दिखती है। और इतना ही नहीं, जो केंद्र सरकार ने जो ओवरसाइट कमेटी बनाई थी, जो किस तरह से उसने ओवरलुक कर दिया था पूरे मामले को, तो इसकी ओर भी चीज़ों को रखते हुए दिल्ली पुलिस ने कमेटी को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया। तो ये ये जो खबर थी, ये मुझे इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से, जैसा कि मैंने सुना, विजय विद्रोही साहब के द्वारा सत्य हिंदी पर, तो जो बैलेंसिंग है वो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो भी बैलेंसिंग हम दिल्ली में या देश में देख रहे हैं, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में ही हम फिलहाल इस समय देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली उम्मीदों का शहर है, देश की राजधानी है। गरीबों के लिए रोज़गार हो या आम प्रोफेशनल्स के लिए हो, इसकी खुद की महत्वाकांक्षाएँ हैं और कुछ है पहाड़ जजमेंट डेवलपमेंट्स हैं, सब कुछ हैं। तो बाउंड्रीज कल्चर्स ये सब ब्लर होती हैं, जो नॉर्मल राज्य में नहीं होनी चाहिए, वो यहाँ पे फेडरलिज्म में यहाँ सबसे क्रिटिकल है। तो इसका अनुभव कहीं ना कहीं यमुना भी कर लेती है। आज मुझे दुख हुआ ये जानकर कि दिल्ली में 3 जो टीनेजर्स थे वो बेचारे डूब गए इस बाढ़ में। तो इनकी बातें दिल्ली इधर भी देख रही है। और प्रधानमंत्री जी ने भी जो बाढ़ आई उसका भी संज्ञान फ्रांस में रहकर लिया, लेकिन एक संज्ञान और भी लेने की ज़रूरत थी और काफ़ी पहले लेने की ज़रूरत थी। वो थी दिल्ली के सुदूर पूरब में। जी हाँ, मैं मणिपुर की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे शायद अंदर ही अंदर वो संज्ञान लिया जा रहा हो। माननीय कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के सामने भी वो केस चल रहा है कि इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए। तो खैर दिल्ली के बाढ़ के विषय में, उससे संबंधित जो दिक्कतें हैं, जो फ्यूचर प्लान्स हैं, जो बातें हर साल ऐसी चीज़ें होती हैं, हर साल हम बात करके रह जाते हैं। जो भी चीज़ें हैं, डिटेल रिपोर्ट्स हैं, इसके संदर्भ में आप रवीश कुमार ऑफिशियल और पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब को भी सुनते रहिए। तब तक मैं दिल्ली हूँ कि इस एपिसोड को अगर आपको अच्छा लगे तो कुछ कमेंट टिप्पणी भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद सर, अच्छा लगेगा।